हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में हम DC3 की फुल रिवीजन करने वाले हैं। फुल रिवीजन यानी कि DC3 में आपके जितने भी चैप्टर्स यूनिट्स हैं उन सब के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप ओडिया मीडियम के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि मैं तीनों मीडियम में पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने DC1 और DC2 पढ़ाया था जिसको आपने ढेर सारा प्यार दिया था और आपके पेपर में वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले भी हैं। तो बहुत ही सच्चे दिल से भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं DC3 की फुल रिवीजन। इसका कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, एक ही वीडियो है, बड़ी वीडियो है जिसके अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा। तो बहुत ही सच्चे दिल से आपको पढ़ाई करनी है और बहुत ही सच्चे दिल से ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि DEC से रिलेटेड सारे अपडेट्स यहीं पर आते रहते हैं। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, What does the term labeling refer to in the context of special children? विशेष बच्चों के संदर्भ में लेबलिंग शब्द का क्या अर्थ है? नेमिंग द चाइल्ड अफेक्शनेटली, बच्चे को प्यार से नाम देना। आपने बच्चे को नाम दे दिया, ये तो अंधा है, तो क्या ये आप प्यार से नाम दे रहे हो? नहीं, ये प्यार से नाम नहीं दे रहे हो। यूजिंग अ टर्म टू डिस्क्राइब द डिसेबिलिटी, विकलांगता का वर्णन करने के लिए शब्द का उपयोग। जी हाँ, बच्चे के अंदर जो विकलांगता है उससे रिलेटेड हमने आप बच्चे को नाम दे दिया, तो उसको हम कहते हैं लेबलिंग। तो यूजिंग अ टर्म टू डिस्क्राइब द डिसेबिलिटी, उसकी विकलांगता का वर्णन करने के लिए हमने एक शब्द का उपयोग करा है। ठीक है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन नहीं है, गिविंग मेडिकल हेल्प नहीं है, तो इसका आंसर है बी। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लेबलिंग? निम्नलिखित में से कौन लेबलिंग का नकारात्मक प्रभाव है? कौन सा लेबलिंग का नकारात्मक प्रभाव है? प्रमोट सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान बढ़ाता है? नहीं भाई, लेबलिंग से आपने उसकी डिसेबिलिटी वाला नाम दे दिया तो उसका क्या आत्मसम्मान बढ़ेगा? नहीं। इनकरेज लर्निंग, सीखने को प्रोत्साहित करता है? नहीं। क्रिएट्स इंफीरियरिटी फीलिंग्स, हीनता की भावना पैदा करता है। अगर आपने किसी बच्चे को लेबल कर दिया कि ये तो अंधा है, ये तो पागल है, तो क्या होगा, उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि बाकी लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं और मैं पागल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी सब लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इंफीरियरिटी फीलिंग्स आ जाती हैं, जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट है लेबलिंग का, और इसलिए लेबलिंग नहीं करनी चाहिए। इंप्रूव्स कम्युनिकेशन, संचार सुधारता है? नहीं। अब देखो, मैंने आपको DC1 भी पढ़ाया है, DC2 भी पढ़ाया है, और आप DC1 और DC2 का पेपर देकर आए हो। जितना मैंने पढ़ाया था, जैसे मैंने पढ़ाया था वैसे ही आपको पेपर देखने को मिला था। और क्या होता है, जब मैं एक क्वेश्चन के चारों पॉइंट समझाती हूं तो इससे आपका एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। इसलिए इन वीडियोस को कम से कम 2 बार देखकर जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द फर्स्ट स्टेप टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी इज टू, विकलांगता को रोकने का पहला कदम है क्या? प्रिवेंट इम्पेयरमेंट्स, विकृतियों को रोकना। अगर किसी बच्चे में इम्पेयरमेंट है, ठीक है जी, इम्पेयरमेंट को रोको, उसी को ठीक करने की कोशिश करो। अगर आपने उसी को ठीक नहीं करी तो आगे जाके डिसेबिलिटी बन जाएगी, और वो डिसेबिलिटी में बच्चे को चलने में दिक्कत होगी, तो कल को स्कूल जाना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, तो वो जा नहीं पाएगा, है ना, तो फिर वो हैंडीकैप कैटेगरी में धीरे धीरे चला जाएगा। तो शुरुआत से ही अगर कोई इम्पेयरमेंट आ रही है तो उसको रोकने की, ठीक करने की कोशिश आपको करनी है। आगे, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ट्रीट पेशेंट्स। ट्रीट पेशेंट्स इज नॉट द राइट आंसर फॉर दिस, क्योंकि हम पहले इम्पेयरमेंट को रोकने की कोशिश करेंगे, हॉस्पिटल नहीं। पहला स्टेप ही हॉस्पिटल बिल्ड करना थोड़ी हो जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प भी पहला स्टेप नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, विच पीरियड इज कॉल्ड द प्री नेटल पीरियड?
गर्भपूर्ण काल किसे कहा जाता है? बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जन्म से पहले। बच्चा जब माँ के पेट में होता है 9 महीने, तो हम उसको प्री नेटल पीरियड, गर्भपूर्ण काल कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। फिफ्थ, अनीमिया इन मदर्स कैन कॉज डैश इन द फीटस। माताओं में अनीमिया भ्रूण में डैश का कारण बन सकता है, किसका? इम्पेयरमेंट का, विकृति का। वही इम्पेयरमेंट आगे चलकर डिसेबिलिटी बन जाएगी, और फिर जब वो नॉर्मल फंक्शनिंग में दिक्कत देगी तो हैंडीकैप की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है जी। और अनीमिया क्या होता है मदर्स में? माँ के अंदर जब आयरन की कमी होती है तो उसको कहते हैं कि उस माँ को अनीमिया है। माँ के अंदर ही आयरन की कमी है, अनीमिया है, तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसके पेट में जो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके किसी ना किसी अंग में कोई कमी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको जितना आयरन पहुंचना चाहिए था या जितनी अलग न्यूट्रिएंट्स पहुंचने चाहिए थे, वो करेक्ट मात्रा में, सही मात्रा में, राइट क्वांटिटी में नहीं पहुंच पाते, और फिर कोई ना कोई अंग वीक पड़ जाता है, जो कि इंपेयरमेंट बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसकी जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको बैलेंस डाइट देनी चाहिए, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर फुलफिल करना चाहिए। ठीक है। विच एक्ट रेगुलेट्स द ट्रेनिंग ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स इन इंडिया? भारत में पूर्ण व्यास पेशेवरों के प्रशिक्षण को कौन सा अधिनियम नियमित करता है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, पूर्ण व्यास परिषद अधिनियम 1992। याद कर लो, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। The national policy on education regarding handicapped children was adopted in dash। विकलांग बच्चों के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश में अपनाई गई थी। किसमें? 1968, 1968। आगे चलते हैं। What does the term denial mean in relation to special children? विशेष बच्चों के संदर्भ में इंकार शब्द का क्या अर्थ है? एक्सेप्टिंग रियलिटी, वास्तविकता को स्वीकार करना, कि आपने स्वीकार कर लिया कि आपका बच्चा का आईक्यू थोड़ा सा कम है या कम है तो वह मेंटली रिटार्डेड है। अगर एक्सेप्ट ही कर ली रियलिटी, तो फिर वो इंकार कैसा हुआ? फिर वो डिनायल कैसा हुआ? रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज डिसेबिलिटी, विकलांगता को स्वीकार करने से इंकार। जी हाँ, जब एक माँ बाप को पता चलता है कि उसके बच्चे के अंदर कोई दिक्कत है या कोई डिसेबिलिटी है, तो वो रिफ्यूज कर देते हैं। अगर मैं कहती हूँ, अगर मैं एज अ टीचर ऑब्जर्व करती हूँ कि ये बच्चे का आईक्यू बहुत कम है और हम ये से मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड कह सकते हैं, और कल को मैं उसके पेरेंट्स को बुलाकर समझाती हूँ कि आपके बच्चे के साथ ऐसा ऐसा सीन है, तो वो मना कर देंगे। नहीं 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 मैडम, आप तो ऐसे ही कह रहे हो, हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, हमारा बच्चा तो एकदम नॉर्मल है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी या आप ऐसे ही कह रहे हो। तो ये जो होता है ना, रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द डिसेबिलिटी, कि नहीं भाई हमारा बच्चा तो ठीक है, आप ऐसे ही कह रहे हो, हम उस डिसेबिलिटी को रिफ्यूज कर देते हैं एक्नॉलेज करने से, इंकार कर देते हैं कि ये बच्चा विकलांग नहीं है ना? तो इसे हम कहते हैं डिनायल स्टेज। फीलिंग एंग्री, गुस्सा होना अलग बात है, हेल्प लेना अलग बात है। डिनायल का मतलब पूछा है, इंकार का मतलब पूछा है कि हम उसकी डिसेबिलिटी को एक्नॉलेज करने से इंकार कर देते हैं। Which of the following indicates a parent has accepted their disabled child? निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि माता पिता ने अपने विकलांग बच्चे को स्वीकार किया है? दे हाइड द चाइल्ड, वे बच्चे को छिपाते हैं। ठीक है, अब आपके बच्चे के अंदर कोई कमी है, आप अपने बच्चे को छुपा छुपा के रखते हो। सॉरी, कमी है नहीं, इट इज कमी होना इज नॉट द राइट वर्ड। इट इज लाइक कि कुछ डिफरेंट है, एक स्पेशल चाइल्ड है जिसकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर कुछ कमी है, हम ये कह सकते हैं कि उसकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, वो स्पेशल चिल्ड्रन की कैटेगरी में आता है, उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कहना कि उसके अंदर कमी है, ठीक है, मेरे भी मुंह से गलती से निकल गया, कमी नहीं है, कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है। दे हाइड द चिल्ड्रन, वो बच्चे को छुपा कर रखते हैं, तो इसका मतलब तो उन्होंने उस बच्चे को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं किया है। दे निग्लेक्ट द चाइल्ड, वे बच्चे की उपेक्षा करते हैं, नहीं, ये भी इसका मतलब भी एक्सेप्ट नहीं किया है। दे टॉक फ्रीली अबाउट द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वे बच्चे की ताकत और कमजोरी के बारे में खुलकर बात करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि अगर आपको पता है कि आपके बच्चे का आईक्यू कम है, वो मेंटली रिटार्डेड है, तो जब आप अपने रिलेटिव से या किसी टीचर से या किसी प्रोफेशनल से बात करते हो, तो आप ओपनली बताते हो कि भाई मेरे बच्चे का आईक्यू कम है, वो चीजों को धीरे से समझ पाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ भी है। क्या स्ट्रेंथ है कि वो वो ओबीडियंट है, ये है या वो है, मतलब जो भी उसके अंदर स्ट्रेंथ है कि डांस अच्छा करता है, सिंगिंग अच्छी करता है, आप फ्रीली बात कर रहे हो स्ट्रेंथ के बारे में भी और वीकनेस के बारे में भी। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपने बच्चे को स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है उसकी खामियों और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ। बच्चे की ताकत और कमजोरी के बारे में खुलकर बात करते हैं। दे कंपेयर द चाइल्ड कॉन्स्टेंटली, वे लगातार तुलना करते हैं, इसका बच्चा तो मैथ्स का सम सॉल्व कर पा रहा है, मेरा बच्चा मैथ्स का सम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा, ठीक है, इसका बच्चा तो क्या कहते हैं पोयम गा पा रहा है, मेरा बच्चा पोयम क्यों नहीं गा पा रहा। जब आप अपने बच्चे को बार बार कंपेयर करते रहते हो और फिर अपने मन में डाउट लाते रहते हो, तो मतलब आपने उस बच्चे की वीकनेस या स्ट्रेंथ को समझा ही नहीं है और आप उसको कंपेयर कर रहे हो, गलत। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस हिसाब से मैं एक एक क्वेश्चन इतना लंबा लंबा डिटेल में समझा रही हूं ना, इससे एक क्वेश्चन से कम आपके 4 क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं। तो ये मत सोचना कि सिमरन मैम वीडियो को लंबी करने के चक्कर में इतना डिटेल में बता रही हैं। इसको डिटेल में बताने का मेरा मकसद ये है कि पेपर में कोई क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आता है, क्योंकि टू द पॉइंट तो ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, थोड़ा बहुत तो ट्विस्ट होकर आएगा ही आएगा। तो जो मैंने इसके पीछे आपको कहानी सुनाई है, जो मैंने इसके पीछे की आपको बेस सेट करवाया है, वो भी आपको मदद करेगा आंसर्स को सॉल्व करने में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स ऑफन, अत्यधिक सुरक्षात्मक माता पिता अक्सर डैश करते हैं, क्या इनकरेज इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चे के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हूं, तो मेरा बच्चा अगर कहीं भी जाने लगेगा तो मैं उसको कहूंगी नहीं 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 बेटा तू मत जा, चोट लग जाएगी, मैं तुझे करके दे देती हूँ। मेरा बच्चा कोई भी काम करने लगेगा, मैं कहूंगी नहीं 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 बेटा तू मत जा, मैं तुझे करके दे देती हूँ। अब सारे काम मैं ही अपने बच्चे को कर करके दे दूंगी, तो वो इंडिपेंडेंट तो कभी होना सीख ही नहीं पाएगा, उसके अंदर तो इंडिपेंडेंस आएगी ही नहीं, तो बिल्कुल गलत है ये। डू एवरीथिंग इनकरेज इंडिपेंडेंस, तो जो ओवर प्रोटेक्टिव हैं तो उन्होंने कभी उसके अंदर इंडिपेंडेंस आने का मौका ही नहीं दिया, उनको अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रखा है। सेकेंड पॉइंट, डू एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बच्चे को बाहर सामान लेने जाना है, कोई नहीं बेटा तू बच जा मैं लेकर आ जाती हूँ, तुझे ये खाना खाना है, नहीं बेटा तू कुछ मत कर मैं करके दे देती हूँ। जब हर चीज मैं ही अपने बच्चे को करके दे दूंगी, तो मैं किस कैटेगरी में आ जाऊंगी, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स की कैटेगरी में आ जाऊंगी, जो कि गलत है। इससे हर चीज के लिए मेरा बच्चा मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा और उसे खुद कुछ भी करना नहीं आएगा। अलाउ रिस्क टेकिंग, जोखिम लेने देते हैं, अरे ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स तो बच्चे को कुछ नहीं करने देते, तो रिस्क भी नहीं लेने देते, इंडिपेंडेंस भी इनकरेज नहीं करते। और निग्लेक्ट द चाइल्ड, बच्चे की उपेक्षा करते, निग्लेक्ट तो नहीं करते बिल्कुल, उनको तो सीने से लगा के रखते हैं। सेकंड बिल्कुल सही है कि डू एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे, विच बिहेवियर शोज गुड कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, माता पिता के साथ अच्छे संसार को कौन सा व्यवहार दर्शाता है। अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, कि आप नजरों से बच रहे हो, आई कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो मतलब बिहेवियर तो अच्छा कुछ खास है नहीं। यूजिंग प्लीजेंट टोन एंड गुड पोस्चर, ठीक है जी। अब आप एज अ टीचर, ठीक है, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उनके साथ एक प्लीजेंट सी टोन यूज कर रहे हो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग,
आपके बच्चे का ये है, ऐसी स्ट्रेंथ है, ऐसे ये प्लीजेंट टोन में बात कर रहे हो और एक गुड पोस्चर मेंटेन कर रहे हो। ये नहीं लेटे हुए बात कर रहे हो, टेढ़े मेढ़े बैठे हुए बात कर रहे हो। गुड पोस्चर एंड यूजिंग प्लीजेंट टोन, मधुर आवाज और सही मुद्रा का प्रयोग, ये शो करता है कि आप एक गुड कम्युनिकेशन कर रहे हो पेरेंट्स के साथ। चीख चीख के बोलना नहीं, पेरेंट्स की फीलिंग को इग्नोर करना नहीं, है ना, ऊंची आवाज में बात करना नहीं, माता पिता की भावना की उपेक्षा करना नहीं। तो सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो हमारा YouTube चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, अगर आप इसकी वीडियोस पर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, DC1, DC2 सबकी फुल रिविजनरी वीडियोस डाली हुई हैं। 1 लाख से ऊपर देखो व्यूज हैं, और DC1 और DC2 के पेपर में बिल्कुल वैसे टाइप के क्वेश्चंस आए हैं जैसे मैंने कराए थे। बच्चों के रिव्यू वीडियोस भी डले हुए हैं, अगर आप देखोगे चैनल पे कि मैम जैसा आपने पढ़ाया था डिट्टो वैसा ही पेपर में आया था। और हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में आपको दिखा रही हूँ 27,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, हर वीडियो का अपडेट आता रहता है। सबसे ऊपर पिंड मैसेज पे क्लिक करोगे तो फ्री में आपको डीसी की इंग्लिश और हिंदी मीडियम की फ्री में बुक्स देखने को मिलेंगी, जो कि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। किसी ऐप की जरूरत नहीं है, किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आ जाते हैं बाकी बैक टू द क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे ताकि एक ही वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। What is meant by mental retardation? मानसिक मंदता से क्या अभिप्राय है? A disease of the brain, मस्तिष्क की बीमारी, दिमाग की कोई बीमारी है? नहीं। A lowered capacity for mental work, मानसिक कार्य की क्षमता में कमी, मानसिक कार्य की क्षमता में कमी, जो हम मेंटल वर्क करते हैं उसकी थोड़ी सी कैपेसिटी कम है, ये करेक्ट आंसर है इसका। टेम्परेरी इलनेस, अस्थाई बीमारी है? नहीं। अ टाइप ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का प्रकार? नहीं। अ लोअर्ड कैपेसिटी फॉर मेंटल वर्क। What is the IQ range for mild mental retardation? Mild मतलब थोड़ा mental retardation का जो है, हल्की मानसिक मंदता के लिए IQ की सीमा क्या है? 50 से 69, 50 से 69। डाउन सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स, जब बच्चा माँ के पेट में फॉर्म होता है, जब स्पर्म और क्या कहते हैं एग्स जो होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स डिफेक्टिव हो जाते हैं, है ना। डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, दोषपूर्ण गुणसूत्र। ठीक है जी, आगे। विच प्रैक्टिस हेल्प्स इंप्रूव द चाइल्ड्स लर्निंग? कौन सा अभ्यास बच्चे को सीखने में सुधार करता है? रेगुलर रेपिटिशन, नियमित दोहराव। यस, आज आपने बच्चे को 2 का टेबल सिखाया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कल फिर आके 2 का टेबल प्रैक्टिस कराओ, फिर एक दिन बाद फिर 2 का टेबल प्रैक्टिस कराओ। रेगुलर जब आप रिपीटिशन कराओगे तो बच्चे की लर्निंग अच्छी हो जाएगी। नियमित दोहराव इज द राइट आंसर। बच्चे को इग्नोर नहीं करना, डांटना नहीं है और बार बार एक्टिविटी चेंज नहीं करनी। What is the most important thing while working with mentally retarded child? मानसिक मंद बुद्धि बच्चे के साथ काम करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सख्त अनुशासन? नहीं। लव, पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस, प्यार, धैर्य और स्वीकृति, बिल्कुल सही। प्यार से बात करो, पेशेंस दिखाओ और उसको एक्सेप्ट करो, दिस इज द राइट थिंग। बच्चे को अवॉइड नहीं करना, दूरी नहीं बनाना, उसकी मिस्टेक्स को इग्नोर भी नहीं करना, नजरअंदाज भी नहीं करना। प्यार दिखाना है, पेशेंस दिखानी है और उसे एक्सेप्टेंस देनी है। What is the most common cause of cerebral palsy? Cerebral palsy का सबसे सामान्य कारण क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ, जब बच्चा पैदा हो रहा है तब ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेरिब्रल पाल्सी हो जाती है। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 18. What helps children with cerebral palsy improve coordination? सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चों में समन्वय सुधारने में क्या मदद करता है?
फिजियोथेरेपी, हाँ बिल्कुल सही। अब जो सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चे होते हैं उनके हाथों में इतना कंट्रोल नहीं होता कि वो सही से चम्मच पकड़ के खा सकें, इतना कंट्रोल नहीं होता कि पेंसिल पकड़ के सही से लिख सकें, इतना कंट्रोल नहीं हो सकता कि सही से कपड़े पहन ले। डिपेंड करता है सेरिब्रल पाल्सी की क्या इंटेंसिटी या डिग्री है, ज्यादा है तो ज्यादा ही मतलब अंग खराब है और सही से वो काम नहीं कर पा रहे। इवन ऐसा तक होता है कि वॉशरूम की सीट पर भी, टॉयलेट की सीट पर भी नहीं बैठ पाते। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है बेटर तरीका? फिजियोथेरेपी में अंगों की मालिश, जैसे अंगों की मालिश तो क्या, अंगों से हमें एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि वहां की मसल स्ट्रांग हो जाए, उनमें पावर आ जाए और वो अपना काम सही से कर पाए। तो सेरिब्रल पाल्सी की कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए फिजियोथेरेपी सजेस्ट की जाती है। दंड नहीं दिया जाता, लंबा आराम भी नहीं दिया जाता और व्यायाम की अनदेखी, इग्नोरी एक्सरसाइज भी नहीं की जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ कैन पोलियो बी प्रिवेंटेड? पोलियो से बचाव कैसे किया जा सकता है? बाय ओरल पोलियो वैक्सीन, पता है ना, बचपन में पोलियो की वैक्सीन पिला दी जाती थी, मौखिक पोलियो टीके से। ठीक है, इससे पोलियो से हम बच सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं, बचपन में ही लगती है ये। ड्यूरिंग अ चाइल्ड्स फिट व्हाट शुड नॉट बी डन? जब बच्चे को दौरा पड़े तो क्या नहीं करना चाहिए? रिस्ट्रेन द चाइल्ड टाइटली, बच्चे को कसकर नहीं पकड़ना चाहिए। देखो, जब बच्चे को दौरा पड़ रहा होता है तो बच्चा जोर जोर से हिलने लगता है, इधर उधर हाथ पैर मारता है, और आप उसको टाइटली पकड़ लोगे और वो हाथ पैर मार रहा होगा, एक तो आपको भी चोट लगने का चांस है, दूसरा उसको सांस आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक तो उसकी एनर्जी लेवल इतना हाई है, इतनी देर से इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, आप उसको कस के जकड़ लोगे तो बेचारा सांस भी नहीं ले पाएगा। कीप द एरिया क्लीन, जगह खाली रखना है, हाँ, ताकि कुछ चोट ना लगे, ये तो रखना है ना, इन्होंने नोट पूछा है तो ये तो रखना है, तो ये छोटा सा टिक लगा दो, ये तो करेक्ट है। कीप द चाइल्ड टू वन साइड, बच्चे को एक तरफ भी करना है, उसके सर को भी प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उसको टाइटली रिस्ट्रेन नहीं करना, और इन्होंने नहीं पूछा है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ECCE स्टैंड्स फॉर, ECE का पूरा रूप है, सबको पता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। ECE प्रोग्राम शुड बी, ECE कार्यक्रम डैश होने चाहिए, क्या टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित? मैं टीचर हूं, मैं चाहती हूं कि आज बच्चे जोनी जोनी यस पापा पढ़ें, तो बच्चे जोनी जोनी यस पापा ही पढ़ेंगे, बात खत्म, मेरे अलावा किसी और की नहीं चलेगी। क्या ऐसा आपका क्लासरूम होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाइल्ड ओरिएंटेड, बाल केंद्रित, मैम आज हम चाहते हैं कि आज हम बाहर खेलें, आउटडोर एक्टिविटी करें। ठीक है, अगर सारे बच्चे चाहते हैं कि आज आउटडोर एक्टिविटी करें तो वो कर लेते हैं, दैट इज चाइल्ड ओरिएंटेड, बाल केंद्रित, बच्चों की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी चीजें चल रही हैं, और तभी बच्चे खुश होंगे और खुशी में बच्चे अच्छे से सीखेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड, परीक्षा केंद्रित, ये पोएम मुझे परीक्षा में देनी है, बच्चों को रटवा देती हूँ ताकि परीक्षा में उनके अच्छे नंबर आ जाए और प्रिंसिपल मैम को लगे कि मैं तो बहुत अच्छी टीचर हूँ। नहीं, ऐसी पॉलिटिक्स नहीं खेलनी, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बुक बेस्ड, किताब आधारित, किताब में जो लिखा है मैं तो बस वही पढ़ाऊंगी, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो चाइल्ड ओरिएंटेड बिल्कुल सही है। अगर आप हमसे एमसीक्यूज लेना चाहो, जो कि है इंग्लिश, हिंदी और ओडिया मीडियम में, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज के हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 300 में मिल जाएंगे। ये एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि आपके हर यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, हर यूनिट से ऑलमोस्ट हर टॉपिक को कवर करके एमसीक्यू बनाए गए हैं। अगर आपने वो पढ़ लिए तो आपकी एग्जाम्स की तैयारी एकदम बढ़िया हो जाएगी और 90+ मार्क्स स्कोर करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स 300। और बेस को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकते हो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स 300। ये इंग्लिश या हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे और एमसीक्यू इंग्लिश, हिंदी और ओडिया तीनों में मिलेंगे।
दोनों चीजें लेना चाहो तो 600 की होती हैं, लेकिन कॉम्बो में आपको 550 की मिल जाएंगी। और अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमसे पहले ले चुके हो तो आपको एमसीक्यू 250 में मिल जाएंगे। करना क्या है, ये हमारा लेवल अप लर्निंग का व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर देना क्या कि मैम मुझे एमसीक्यू लेने हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हैं, तो पता चल जाएगा कि आप कौन से सेशन के स्टूडेंट हो, उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड कर देंगे। व्हाट्सएप पर जब आप मैसेज करोगे तो लिख देना कि आप कौन से सेशन के स्टूडेंट हो और आप क्या लेना चाहते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ आर डैश फॉर डेवलपमेंट। जीवन के पहले 6 वर्ष विकास के लिए डैश होते हैं। क्या? अनइम्पॉर्टेंट, महत्वहीन, कि भाई इंपॉर्टेंस ही नहीं रख रहे, तुम कुछ भी करते रहो उसमें, तुम बच्चे को मार रहे हो, पीट रहे हो, कुछ पढ़ा नहीं रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत। क्रिटिकल एंड क्रूशियल, अत्यंत महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही, कि जीवन के जो पहले 6 वर्ष होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं और क्रूशियल होते हैं। कैसे क्रिटिकल होते हैं? अगर आपने उस बच्चे को अच्छे एक्सपीरियंसेस दिए, अगर आपने उस बच्चे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी, तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अच्छे से ग्रो कर पाएगा तो उसके आगे आने वाले साल जब वो अडल्ट बन जाएगा, स्कूल में जाएगा, तो उसकी नींव बहुत ही अच्छे से पक्की होगी। क्रूशियल इसलिए होते हैं, अगर आज मैंने उस बच्चे को पहले 6 साल में अच्छा फूड दिया, ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी, उसका भाषाई विकास करा दिया, लैंग्वेज डेवलपमेंट करा दी, तो कल को जब वो स्कूल में जाएगा तो वो अच्छे से सारी चीजों में ग्रो कर पाएगा। इसलिए बच्चे के पहले 6 साल बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। रेस्टिंग पीरियड, विश्राम काल, बिल्कुल नहीं होते। स्लो लर्निंग टाइम, धीमी सीखने की अवधि, बिल्कुल नहीं होते। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, द PRONOEI प्रोग्राम ओरिजिनेटेड इन। PRONOEI कार्यक्रम डैश में शुरू हुआ था, कहां? थाईलैंड में? नहीं। पेरू में? जी हाँ, ये PRONOEI प्रोग्राम पेरू का है, पेरू में स्टार्ट हुआ था। आगे चलते हैं, जिस क्वेश्चन का आपको सीधा सीधा आंसर दिख रहा हो तो उसके बाकी ऑप्शंस में सर मारने की कोई नीड नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्ट आंसर टिक किया और आगे बढ़ते चलना है। What was the central idea of Rousseau's philosophy? रूसो के दर्शन का मुख्य विचार क्या था? क्या था? डिसिप्लिन, अनुशासन, कि बच्चे बस डिसिप्लिन को फॉलो करें, अनुशासन को फॉलो करें? नहीं। नेचुरलिज्म, प्राकृतिवाद, जी हाँ, प्राकृतिवाद था, कि नेचर में जाकर सीखे, नेचर के थ्रू सीखे, तो प्राकृतिवाद था, ये बिल्कुल सही है। मेमोराइजेशन, रटना, नहीं, रटना भी नहीं था। फॉर्मलाइजेशन, औपचारिकता भी नहीं था, तो नेचुरलिज्म बिल्कुल सही है, सेंट्रल आइडिया था रोजियो की फिलॉसफी का। आगे चलते हैं, फ्रॉबेल इज बेस्ट नोन फॉर फाउंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ। फ्रॉबेल किस अवधारणा के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं? सब बच्चों को पता है, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन किसने दिया था? फ्रॉबेल जी ने दिया था। आगे चलते हैं, कॉम्युनिस्ट बिलीव दैट लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन डैश। कॉम्युनिस्ट का मानना था कि सीखना डैश पर आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? सेंस परसेप्शन पे, इंद्रिय बोध। इंद्रिय बोध क्या होते हैं? आंखों से हम देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, हाथ से टच करते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं। तो ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इन 5 सेंस ऑर्गन्स की मदद से जब हम कुछ सीखते हैं तो उसको हम कहते हैं सेंस परसेप्शन, इंद्रिय बोध। ठीक है, तो कॉमनेस का मानना था लर्निंग इसके थ्रू होनी चाहिए। मेमोरी, स्मरण, नहीं। राइटिंग, लेखन, नहीं। रेपिटेशन, पुनरावृत्ति, नहीं। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, टैगोर एम्फसाइज एजुकेशन थ्रू। टैगोर ने शिक्षा को डैश के माध्यम से देने पर बल दिया। किस पर? नेचर एंड एनवायरनमेंट, प्रकृति और पर्यावरण। टैगोर जी कहते हैं बच्चे को नेचर में छोड़ दो, एनवायरनमेंट में छोड़ दो, वो एनवायरनमेंट की चीजों से समझेंगे, नेचर की चीजों में समझेंगे, और तभी उनकी जो लर्निंग है, एजुकेशन है, बेटर हो सकती है। तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन है फर्स्ट।
आगे चलते हैं। Who introduced the concept of pre-basic education? प्री बेसिक शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? हमारे गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन में सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है गांधी जी, टिक करके आगे चल लेना। The Children's House was established by, चिल्ड्रंस हाउस की स्थापना डैश ने की थी। किसने की थी? क्या फ्रॉबेल जी ने की थी? नहीं, ये हमारी चिल्ड्रंस हाउस की स्थापना मोंटेंसरी जी ने की थी, मारिया मोंटेंसरी। टिक करो और आगे चलो। ये जो टू द पॉइंट वाले आंसर होते हैं ना, जो कि आपको पता होने चाहिए, उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्वेश्चन पढ़ना है, सीधा आंसर देख के टिक करके आगे चले जाना है। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको इसका आंसर नहीं आता तो छोड़कर नहीं आना, जो भी मन करे उसका तुक्का मार के आ जाना। कोशिश करना एक समझदार वाला तुक्का लगा कर आना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो छोड़ने से अच्छा कुछ टिक ही कराओ, क्या पता सही निकल आए, है ना। ताराबाई मोदक पॉइंटेड विच कॉन्सेप्ट इन प्री स्कूल एजुकेशन? ताराबाई मोदक ने प्री स्कूल शिक्षा में किस अवधारणा की शुरुआत की थी? उन्होंने आंगनवाड़ी की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? आंगनवाड़ी की। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉबेल्स प्ले मटेरियल्स वर नोन एज, फ्रॉबेल की खेल सामग्रियों को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गिफ्ट्स। ठीक है, फ्रॉबेल जी के अंदर के अकॉर्डिंग जो हमारी एक्टिविटीज चलती हैं, उनके प्ले मटेरियल्स को हम गिफ्ट्स कहते हैं, गिफ्ट्स का नाम दिया है। आगे चलते हैं। हु रोट द बुक हाउ गर्टिट्यूड टीचेस हर चिल्ड्रन? हाउ गर्टिट्यूड टीचेस हर चिल्ड्रन बुक्स किसने लिखी थी? पेस्टोलॉजी ने लिखी थी। पता होना चाहिए आप सबको, पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। NCERT is an organization that mainly works for dash. NCERT एक ऐसा संगठन है जो मुख्य रूप से डैश के लिए कार्य करता है। किसके लिए काम करता है? स्कूल एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, विद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए। एनसीईआरटी आपको पता है ना, हमारे स्कूल की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है, उसके लिए चीजें बताता है, ऐसे हो वैसे हो। हेल्थ सर्विस में नहीं है एनसीईआरटी, एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में नहीं है, वो है स्कूल एजुकेशन एंड इम्प्रूवमेंट में। आगे चलते हैं 35th क्वेश्चन पे। Children's Media Laboratory was set up in 1977 with the support of dash. चिल्ड्रन मीडिया लेबोरेटरी की स्थापना 1977 में डैश के सहयोग से की गई थी। किसकी? UNICEF, यूनिसेफ के सपोर्ट से चिल्ड्रंस मीडिया लेबोरेटरी सेट हुई थी 1977 में। क्वेश्चन एक है जिसके अंदर से अलग 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। क्या आपसे पूछा जा सकता है कि चिल्ड्रंस मीडिया लेबोरेटरी कौन से ईयर में सेटअप हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 1977, 1977। किसके सपोर्ट से सेट हुई थी? यूनिसेफ के सपोर्ट से सेट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NIPCCD मेनली असिस्ट इन, राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संसाधन मुख्य रूप से डैश में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? ट्रेनिंग ऑफ ICDS स्टाफ, ICDS कर्मचारियों के प्रशिक्षण में, ICDS कर्मचारियों के प्रशिक्षण में मदद करता है। कौन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIPCCD? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संसाधन, ट्रेनिंग ऑफ ICDS के स्टाफ में मदद करता है। टिक कर देना। आगे चलते हैं। द नेशनल चिल्ड्रंस बोर्ड इज हेडेड बाय द डैश, राष्ट्रीय बाल बोर्ड का नेतृत्व डैश करते हैं। कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं नेशनल चिल्ड्रंस बोर्ड का। द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड CSWB was established in dash, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की स्थापना डैश में की गई थी 1953, 1953। आगे चलते हैं। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोवाइड्स फूड टू चिल्ड्रन एजेड,
बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम डैश आयु के बच्चों को भोजन प्रदान करती है। किसको? 3 से 5 साल के बच्चों को, 3 से 5 वर्ष के बच्चों को। यूनिसेफ वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यूनिसेफ की स्थापना डैश में की गई थी, किसमें? 1946, 1946 में की गई थी। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो और आप हमसे डीईसी का सॉल्व मटेरियल लेना चाहते हो, डीईसी का एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, तीनों असाइनमेंट्स आपको 300 के मिल जाएंगे, जिसके अंदर इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों बेस्ट तरीके से सॉल्व होंगे। हिंदी मीडियम में भाग क ख ग तीनों बेस्ट तरीके से सॉल्व होंगे। प्रोजेक्ट लेना चाहो वो 900 में मिल जाएगा। बनाना कैसे है, सबमिट कैसे करना है, ब्लैंक कनेक्शंस मिल जाएंगे, उन्हें भरना कैसे है, वीडियो कैसे बनानी है, नहीं बना पा रहे वीडियो तो उसका क्या जुगाड़ है, सब आपको प्रोजेक्ट के साथ बताया जाएगा। एग्जाम्स की तैयारी के लिए एमसीक्यू लेना चाहो 300 में मिल जाएंगे। बेस स्ट्रॉन्ग करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहो 300 में मिल जाएंगे। और ये सारी चीजें लेना चाहो तो कॉम्बो लोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। करना क्या है, लेवल अप लर्निंग का ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैडम मैं इस सेशन का स्टूडेंट हूँ, मैडम मैं इस सेशन की स्टूडेंट हूँ। हम आपका नंबर सेव करके आपको सारी की सारी डिटेल्स दे देंगे। बाकी आपने हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा तो फटाफट से कर लो। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं करा, क्योंकि सारा साल के अपडेट्स इसी में आएंगे। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। Which of the following is not an area crucial to normal functioning? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक क्षेत्र नहीं है? विजन, दृष्टि, हियरिंग, श्रवण, इंटेलिजेंट, बुद्धि, ब्यूटी, सुंदरता। क्या नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सुंदरता, ब्यूटी जरूरी है? नहीं। तो क्या कोई कम सुंदर होगा, कम ब्यूटीफुल होगा तो क्या वो जिंदगी में नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। तो ये क्रूशियल नहीं है, ब्यूटी सुंदरता तो एक हम मेरे और आपके जैसे लोगों ने कुछ एक नया सा कॉन्सेप्ट बना दिया, लेकिन जरूरी है विजन, देख पाए, हियरिंग, श्रवण, सुन पाए, इंटेलिजेंट, बुद्धि, काम कर पाए। ब्यूटी क्रूशियल नहीं है, सुंदरता क्रूशियल नहीं है। डिसेबिलिटी रेफर्स टू, विकलांगता का तात्पर्य है डैश, एब्सेंस और रिडक्शन ऑफ अ बॉडी फंक्शन, शरीर के कार्यों में कमी या अभाव। कोई बॉडी का जो पार्ट है उसका फंक्शन है, उसकी या तो कमी है या वो है ही नहीं, उसे हम कहते हैं डिसेबिलिटी, विकलांगता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बिलीव अबाउट डिसेबल्ड पर्सन इज रॉन्ग? विकलांग व्यक्तियों के बारे में कौन सा विश्वास गलत है? दे आर कर्स्ड बाय स्पिरिट्स, वे आत्माओं द्वारा स्थापित होते हैं। अब किसी का बच्चा डिसेबल्ड निकला है, जिसको कोई विकलांग निकला है, तो क्या उसको आत्माओं ने श्रापित किया है? ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है, और हमसे रॉन्ग ही पूछा था तो ये बिल्कुल सही है। दे कैन वर्क विद सपोर्ट, वे सहायता से काम कर सकते हैं, तो सही है। दे हैव फीलिंग्स, उनकी भी भावना होती है, बिल्कुल सही है। दे कैन लर्न न्यू थिंग्स, वे नई चीजें सीख सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन वो आत्माओं द्वारा शापित नहीं होते, तो ए बिल्कुल गलत है। 44. What should be the attitude of child care worker towards special children? विशेष बच्चों के प्रति बाल देखभाल कार्यकर्ता का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, सहानुभूतिपूर्ण समझ, कि मैं उनसे सहानुभूति रखूं, उनकी सहानुभूति के थ्रू उनको समझूं और उनकी मदद कर पाऊं स्पेशल चिल्ड्रन को लेकर। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल सही है। फियरफुल, भयभीत नहीं, आपको उनसे भयभीत नहीं होना। इनडिफरेंट, उदासीन भी नहीं होना। पिटी, दया वाला भी नहीं होना। आपको बस सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि आप उनको सहानुभूति दे सको, सहानुभूति के अकॉर्डिंग आप उससे समझ रख पाओ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the main role of a child care worker for a special child? विशेष बच्चे के लिए बाल देखभाल कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड सपोर्ट, पहचान और सहयोग। अब एज अ चाइल्ड केयर वर्कर आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करोगे ना कि इस बच्चे की ये स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, और फिर आप उस
बच्चे को आइडेंटिफाई करके उसके लिए एक सपोर्ट प्लान डिसाइड करोगे कि इसको हम कैसे मतलब इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ पाए और सारी चीजें सीख पाए। तो चाइल्ड केयर वर्कर का मेन रोल क्या है? सब आइडेंटिफिकेशन एंड सपोर्ट, पहचान और सहयोग। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर बिहेवियर डिफिकल्टीज इन चिल्ड्रन? बच्चे में व्यवहार कठिनाइयां क्या होती हैं? फिजिकल डिफेक्ट्स, शारीरिक दोष? नहीं, वो व्यवहार से रिलेटेड नहीं होते। लर्निंग प्रॉब्लम्स, सीखने की समस्या? नहीं, वो भी नहीं होते। अनएक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर, अस्वीकार्य सामाजिक व्यवहार? हाँ, ये होते हैं कि वो जो ऐसा सोशल बिहेवियर करते हैं जो अनएक्सेप्टेबल होते हैं, जो समाज में एक्सेप्ट नहीं किए जाते, है ना, कि ऐसे ही चलते फिरते किसी को भी मार दिया, मार धाड़ करके आ गए, किसी को गाली देकर आ गया। तो ये क्या है? एक बिहेवियरल डिफिकल्टी है जो कि अनएक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर है, अस्वीकार्य सामाजिक व्यवहार है। तो ये बिल्कुल सही है। फोर्थ, मेमोरी लॉस, स्मृति लोप? नहीं, ये भी बिहेवियरल डिफिकल्टी में नहीं आता। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज टेम्पर टेंट्रम? गुस्से का दौरा। टेम्पर टेंट्रम क्या होता है? क्राइंग लाउडली एंड थ्रोइंग थिंग्स, जोर से रोना और चीजें फेंकना। हाँ जी, इसे कहते हैं हम गुस्से का दौरा, क्योंकि बच्चा जब बार बार बहुत तेजी से रोने लग जाता है, चीजें एक दूसरे पे फेंकता है, दूसरों पे फेंकता है, तो इसको हम कहते हैं गुस्से का दौरा, टेम्पर टेंट्रम। बिल्कुल सही। लाफिंग एंड क्लैपिंग, हंसना और ताली बजाना? नहीं, ये गुस्से का दौरा नहीं है, तो नॉर्मल है। साइलेंट बिहेवियर, मौन रहना भी नहीं है। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, ये भी टेम्पर टेंट्रम नहीं है। जोर जोर से रोना और चीजें फेंकना है। आगे चलते हैं। What is enuresis commonly known as? एन्यूरेसिस को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना? नहीं। बेड वेटिंग, बिस्तर गीला करना? हाँ, इसे कहते हैं। फियर ऑफ डार्क, अंधेरे का डर? नहीं। शाइनेस, शर्मीलापन? नहीं। तो बस वही है, एन्यूरेसिस कहते हैं बेड वेटिंग, बिस्तर गीला करना। आगे चलते हैं। What is withdrawn behavior? संकोची व्यवहार क्या है? ओवर एक्टिव बिहेवियर, अत्यधिक सक्रिय व्यवहार। ओवर ही एक्टिव हो गया है बच्चा, तो ये विड्रॉन बिहेवियर तो नहीं हुआ। सोशली आइसोलेटेड एंड क्वाइट बिहेवियर, सामाजिक रूप से अलग और शांत व्यवहार। हाँ, ये है, बच्चा किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता और चुप चुप रहता है, शांत व्यवहार रहता है, तो सोशली आइसोलेटेड एंड क्वाइट बिहेवियर। एंग्री बिहेवियर, क्रोधित व्यवहार? नहीं। फ्रेंडली बिहेवियर, मित्रता पूर्वक व्यवहार? नहीं। तो सोशली आइसोलेटेड एंड क्वाइट बिहेवियर को कहा जाता है संकोची व्यवहार, विड्रॉन बिहेवियर। व्हाट इज अ कॉमन कॉज ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन? बच्चों में आक्रामक व्यवहार का सामान्य कारण क्या है? फिजिकल वीकनेस, शारीरिक कमजोरी? नहीं, शारीरिक कमजोरी एग्रेशन का थोड़ी सिम्टम है, कॉज थोड़ी है। कॉमन कॉज अग्रेसिव का क्या है? पुनिटिव डिसिप्लिन बाय पेरेंट्स, माता पिता द्वारा कठोर अनुशासन। हाँ, जब माता पिता कठोर अनुशासन करते हैं, तुझे बस ये करना है, तुझे बस ये करना है, तूने ये करना है, वो करना है, जब हम किसी बच्चे के ऊपर कठोर अनुशासन लगा देते हैं तो वो आगे चलकर अग्रेसिव बिहेवियर, आक्रामक व्यवहार का कारण बन सकता है। ईटिंग टू मच, बहुत खाना? नहीं। लैक ऑफ टॉयज, खिलौनों की कमी? नहीं। आगे चलते हैं। हाउ शुड अ केयर गिवर मैनेज अ चाइल्ड हु स्टील्स? किसी बच्चे के चोरी करने पर देखभाल करने वाले को क्या करना चाहिए? पनिश द चाइल्ड पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से सजा देना चाहिए? नहीं। शेम द चाइल्ड, बच्चे को शर्मिंदा करना चाहिए? नहीं। टॉक प्राइवेटली एंड हेल्प करेक्ट बिहेवियर, निजी रूप से बात करना और सुधारना। हाँ, प्राइवेटली उससे बात करो कि बेटा चोरी करना गलत बात है, आपको ऐसे चोरी नहीं करनी चाहिए, और उसको उसके बिहेवियर को ठीक करने में आपको उसे मदद करनी है। बिहेवियर को इग्नोर, अनदेखा भी नहीं करना।
hyperactive children mostly show which difficulty? अत्यधिक सक्रिय बच्चे आमतौर पर किस कठिनाई को दिखाते हैं? हाई कंसंट्रेशन, उच्च एकाग्रता? नहीं, कंसंट्रेशन लेवल तो होती नहीं है, टिक के तो बैठे नहीं सकते। लो अटेंशन स्पैन, कम ध्यान अवधि? हाँ बिल्कुल सही। ये जो हमारे हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, कम ध्यान अवधि है। अगर आपने उसको किसी काम के लिए बिठाया है तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट बैठ पाएगा, उसके बाद वो भटक जाएगा। एक काम कर रहा है, करते करते दूसरे काम, तीसरे काम, चौथे काम, पांचवें काम में उसका ध्यान चला जाएगा। एक ही काम टिक के नहीं कर सकता हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, क्योंकि उनका लो अटेंशन स्पैन होता है। आगे चलते हैं। What is the best approach to manage an autistic child? एक ऑटिस्टिक बच्चे को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पनिश फॉर मिस्टेक्स, गलतियों के लिए दंड देना? नहीं, किसी भी चीज के लिए बच्चे को दंड देना हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड रूटीन एंड पेशेंस, निश्चित दिनचर्या और धैर्य रखना? हाँ, एक आपने स्ट्रक्चर्ड रूटीन बना दी कि आप पहले स्कूल में आओगे, पहले प्रेयर होएगी, फिर ऐसे होगा वैसे होगा, और उसके साथ धैर्य रख के उसे सारी चीजें सिखाओगे। स्ट्रक्चर्ड रूटीन देना और पेशेंस रखना, धैर्य रखना, ये मदद करेगा ऑटिस्टिक चाइल्ड को। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अवॉइड ऑल एक्टिविटीज, सभी गतिविधियां रोक देना? नहीं। अकेला छोड़ देना? नहीं। Who is considered a blind person according to the legal definition? कानूनी परिभाषा के अनुसार किससे अंधा व्यक्ति माना जाता है? Person with visual acuity of 20 out of 200 or less, जिसकी दृष्टि 20 हो 200 में से या उससे कम, उसे हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? ब्लाइंड की कैटेगरी में, लीगल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। Who developed the Braille system for the blind? अंधों के लिए ब्रेल प्रणाली किसने विकसित की थी? लुइस ब्रेल ने विकसित की थी। Why should a visually impaired child be encouraged to explore? दृष्टिबाधित बच्चे को खोजबीन करने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? To develop concepts and confidence, अवधारणाओं और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए? बिल्कुल हाँ, जब बच्चा चीजों को एक्सप्लोर करेगा, हाथ लगाएगा, तो उसको पता चलेगा ये कौन सी चीज है, ये चीज क्या करती है, वो चीज क्या करती है। इससे उसके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे और धीरे धीरे उसके अंदर अपना आत्मविश्वास विकसित होगा, कॉन्फिडेंस विकसित होगा। टू प्ले मोर, अधिक खेलने के लिए? नहीं। अधिक सोने के लिए? नहीं। कम बोलने के लिए? नहीं। एक्सप्लोर इसलिए किया जाता है ताकि कॉन्सेप्ट्स डेवलप करे और कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। What helps a visually impaired child develop self-reliance? दृष्टिबाधित बच्चे को आत्मनिर्भर बनने में क्या मदद करता है? दृष्टिबाधित बच्चे को आत्मनिर्भर बनने में क्या मदद करता है? Allowing independence in self care, आत्म देखभाल में स्वतंत्रता देना। आप चाहते हो आपका बच्चा विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड है ना, देख नहीं सकता, उसके अंदर सेल्फ रिलायंस आए कि अपने आप वो अपना काम कर ले, अपने आप ठीक है कपड़े पहन ले, या कुछ भी अपने रिलेटेड चीज कर पाए, तो सबसे पहला स्टेप होगा आपको उसको कुछ इंडिपेंडेंस देनी है। खुद ही आप उसकी शर्ट के बटन लगा दोगे, खुद ही उसका सारा काम करके दे दोगे, तो वो बच्चा कभी सीख ही नहीं पाएगा। 24 घंटे तो आप हमेशा उसके पास नहीं हो सकते ना, कभी तो कभी वो बच्चा अकेला होगा, तो उसको आपको सेल्फ रिलायंस बनाना है कि वो अपने काम खुद कर पाए। सेल्फ रिलायंस कैसे होगा? पहले तो आप उसको इंडिपेंडेंस दोगे, सेल्फ केयर करने की, मतलब अपना काम करने की जितना हो सके वो करे, उसको इंडिपेंडेंस दो, स्वतंत्रता दो। Hearing impairment mainly affects which ability of a person? श्रवण विकलांगता व्यक्ति की किस क्षमता को मुख्य रूप से प्रभावित करती है? श्रवण विकलांगता जो कि सुन नहीं सकते, किस एबिलिटी को इफेक्ट करती है? कम्युनिकेशन एबिलिटी, संचार की क्षमता को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। क्यों? हियरिंग इम्पेयरमेंट, अब इंसान सुन ही नहीं पा रहा। अब क्या होता है, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन को देखो, मैं और आप,
हम बोलना या बात करना कैसे सीखे हैं? सुनते हैं। मैंने सुना कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे को कह रहा है हेलो माय नेम इज दिस, हेलो माय नेम इज दिस। तो आपका क्या होगा, आपने सुना कि अपने नाम के बारे में आप ऐसे बताते हो, ठीक है, आप अपने नाम के बारे में ऐसे बताते हो। अब आप जब नेक्स्ट पर्सन से किसी से कम्युनिकेट करोगे तो आपने जो सुना था उसके बेसिस पे आप बता दोगे कि उसने कहा था मेरा नाम सुचित है, तो मैंने बोल दिया मेरा नाम सिमरन है, मैंने उस हिसाब से चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसलिए कम्युनिकेशन के लिए भी आपका हियरिंग सही होना चाहिए। अब जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे चलते हैं। The loudness of sound is measured in which unit? ध्वनि की तीव्रता को किस इकाई से मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। आगे चलते हैं। Which method helps deaf children communicate without sound? बधिर बच्चों को बिना आवाज के संचार करने में कौन सी विधि मदद करती है? लिप रीडिंग, ओष्ठ पठन। डेफ बच्चा है ना, डेफ बच्चा है, सुन नहीं सकता तो मैं उसको जो बोल रही हूँ वो कैसे समझेगा? मेरी लिप्स को रीड करके। जब मैं बोलती हूँ तो मेरे लिप्स हिलते हैं ना, वो उस लिप्स को ऑब्जर्व करेगा और समझेगा कि ये क्या बोल रही है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। साइन लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड बाय, सांकेतिक भाषा मुख्य रूप से डैश द्वारा उपयोग की जाती है हियरिंग इम्पेयर्ड, श्रवण बाधित वाले लोगों से, जो कि सुन नहीं सकते, है ना, सुन नहीं सकते। तो वो क्या होता है, साइन लैंग्वेज उनके द्वारा यूज की जाती है। वो एक दूसरे से बात करते हैं तो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वो देख के एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? हियरिंग इम्पेयर्ड। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट कम्युनिकेट बेटर? श्रवण बाधित बच्चे को बेहतर संचार में कौन सहायता करता है? हियरिंग इन एड। आपको पता है एक श्रवण यंत्र आता है जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके कान पे लगा दिया जाता है और उसकी एक वायर ऐसे उनके हेड पे हल्की सी लगी होती है, जो कि उनको आवाज को थोड़ा सा तेज करके सुनाई देती है। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो उस आवाज को तेज कर देती है, तो बच्चे वो थोड़ा सा सुन पाते हैं, ठीक है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए हियरिंग एड श्रवण यंत्र बहुत अच्छा है। फीडबैक इन कम्युनिकेशन मीन्स, संचार में फीडबैक का क्या अर्थ है? रिसीवर्स रिस्पॉन्स। अगर आपने पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखा हो तो उसमें लास्ट में क्या होता है, जब रिसीवर के पास मैसेज पहुंच जाता है तो रिसीवर एक रिस्पॉन्स देता है ना, प्राप्तकर्ता की एक प्रतिक्रिया होती है और उसी को हम कहते हैं फीडबैक। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी संचार में बाधा है? क्लियर लैंग्वेज, स्पष्ट भाषा। स्पष्ट भाषा बोल रहे हो ये कोई बाधा थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। एप्रोप्रिएट चैनल, उचित माध्यम के थ्रू आप अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचा रहे हो, ये भी बाधा नहीं है। नॉइज एंड कंफ्यूजन, शोर और भ्रम, ठीक है जी, आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बीच में शोर शराबा हो गया, कंफ्यूजन हो गई, क्या है क्या नहीं, तो ये एक एज अ बैरियर काम करेगा, आपके कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं बनाने देगा, मतलब आपके अच्छे कम्युनिकेशन में बाधा डाल देगा नॉइज और कंफ्यूजन। प्रॉपर टाइमिंग, उचित समय, नहीं, ये तो सही है बल्कि अच्छा है। What is the most important quality of an effective sender? एक प्रभावी प्रेषक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? नॉलेज एंड क्लैरिटी, ज्ञान और स्पष्टता। अगर मैं अपने आप को एक इफेक्टिव सेंडर मानती हूँ कि मैं आप सब तक ये जो रिवीजन पहुंचाना चाह रही हूँ, है ना, अगर मैं एक इफेक्टिव सेंडर कैसे हूँ, जब मेरे अंदर अच्छी नॉलेज और क्लैरिटी होगी। एक तो मेरे अंदर नॉलेज होगी सब्जेक्ट की, दूसरी क्लैरिटी की, क्लैरिटी से मैं आपको बता पा रही हूँ। अब मान लो मैं आपको कुछ पढ़ाने बैठी हूँ, एक क्वेश्चन पढ़ा, कभी कह रही हूँ इसका आंसर ए होगा, नहीं 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 इसका आंसर सी होगा, नहीं 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 इसका आंसर बी होगा, तो क्या मेरे आंसर में क्लैरिटी है? नहीं। क्लैरिटी वो होती है कि आप जब क्लियरली बता पाओ ये इसका मतलब है, ये इसका आंसर है।
तो एक सेंडर को, एक प्रेषक को प्रभावी होने के लिए नॉलेज और क्लैरिटी जरूरी है, ज्ञान और स्पष्टता। Which of these is an example of communication barrier caused by the receiver? इनमें से कौन सी बाधा प्राप्तकर्ता के कारण होती है? ठीक है, अब जो प्राप्त करता है रिसीवर है, मान लो मैं अपना मैसेज बहुत ही अच्छे से पढ़ा रही हूँ, बहुत ही नॉलेज है मेरे अंदर और मैं क्लियरली पढ़ा रही हूँ, लेकिन सामने वाले मेरे जो बच्चे हैं वो हैं एक नंबर के नालायक, पढ़ना ही नहीं चाहते, है ना? तो क्या वो मेरी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैं तो अपने अच्छे से पढ़ा रही हूँ, लेकिन सामने वाला बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, वो मोटिवेटेड ही नहीं है, उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो पढ़ेगा नहीं, और वो जब तक पढ़ेगा नहीं तो मेरी कम्युनिकेशन पूरी नहीं होगी। तो इसका मतलब है पुअर मोटिवेशन। जो रिसीवर है, इस केस में रिसीवर आप हो, अगर आप मोटिवेट ही नहीं हो पढ़ने के लिए, तो हमारे ये कम्युनिकेशन में बैरियर बाधा आ गई ना। मेरा मकसद था आपको पढ़ाना, आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, आपकी पुअर मोटिवेशन थी, प्रेरणा की कमी थी, तो आप पढ़ोगे नहीं तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा होगा ही नहीं, तो फिर मैं डांटूंगी ना कि नालायक बच्चे हैं। क्लियर मैसेज, स्पष्ट संदेश नहीं, ये बैरियर नहीं है। प्रॉपर फीडबैक, बैरियर नहीं है। सिंपल चैनल, सरल माध्यम, ये भी वो नहीं है, बैरियर नहीं है। पुअर मोटिवेशन, आप पढ़ना ही नहीं चाहते, ये बैरियर है। ठीक है, तो ऐसा बैरियर मत लाओ, पढ़ लो, काम आएगा। लेक्चर मेथड इज मोस्ट यूजफुल फॉर, व्याख्यान पद्धति सबसे अधिक उपयोगी है कब? टीचिंग स्किल्स, कौशल सिखाने के लिए? नहीं, कौशल स्किल्स सिखाने के लिए तो नहीं है। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज ग्रुप, बड़े समूह को जानकारी देने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं हूं एक टीचर, मेरे YouTube चैनल पे 1 लाख से ऊपर बच्चे हैं, अब मुझे इतने लार्ज स्केल पे, इतने लार्ज ग्रुप को एक कम्युनिकेशन देना है ना? एक लार्ज ग्रुप को पढ़ाना है, बड़े समूह को पढ़ाना है, बड़े समूह को जानकारी देनी है, तो मैं लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाऊंगी। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं लेक्चर दे रही हूँ और आप सुन रहे हो, है ना? इसमें आपका ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, आप मुझसे बीच बीच में क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो ना। बाद में अगर पूछना चाहोगे तो आप नीचे कमेंट करोगे और मैं रिप्लाई कर दूंगी, लेकिन अभी तो सारा कुछ मैं ही बोल रही हूँ ना, मैं ही लेक्चर दे रही हूँ। ये एक यूजफुल तरीका है अगर आप लार्ज ग्रुप, बड़े समूह को पढ़ाना चाहते हो, पढ़ा रहे हो, जैसे मैं हमारे यूट्यूब के इतने सारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मैं लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रही हूँ। ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट, डिबेट में कोई भी लेक्चर मेथड नहीं होता। कंडक्टेड इंटरव्यू, इंटरव्यू हमेशा 1-on-1 होता है, उसमें लेक्चर मेथड नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ लेक्चर मेथड, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यान पद्धति की सीमा है, लिमिटेशन है? अब लेक्चर मेथड का कुछ तो लिमिटेशन, ड्रॉबैक भी होगा। प्रोवाइड टू वे कम्युनिकेशन, द्विपक्षीय संचार प्रदान करता है? द्विपक्षीय संचार तो प्रदान ही नहीं करता, है ना, वन वे ही होता है मोस्टली, ये तो नहीं होगा। इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है? नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं है, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है ना। अलाउ फीडबैक फ्रॉम ऑडियंस, श्रोताओं से प्रतिक्रिया लेता है? फीडबैक तब ले सकती थी मैं अगर मैं ये लाइव सेशन ले रही होती, साथ के साथ आप नीचे कमेंट करके बता देते मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, रिपीट करो या ये करो। जब फीडबैक ले रही होती, लाइव सेशन ले रही होती, है ना, बट अभी मैं वीडियो बनाकर डाल रही हूँ, ये लेक्चर मेथड में आ गया है, तो इसमें फीडबैक का भी रोल नहीं है। परमिट वेरी लिटल इंटरैक्शन, बहुत कम संवाद की अनुमति देता है। हाँ, इससे इंटरैक्शन कम होता है, अब आप मेरे साथ इंटरैक्ट थोड़ी कर पा रहे हो। और लाइव सेशन हम इसलिए नहीं लेते, क्यों? क्योंकि इंटरैक्शन उसमें ज्यादा हो जाता है। मैं DC3 पढ़ा रही हूँ, तुम कहोगे DC1 में मैडम ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर बताओ, DC2 में ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर बताओ, मेरा प्रोजेक्ट अभी तक पहुंचा है नहीं पहुंचा वो बताओ। पढ़ते कम हो, दुनिया भर की बातें ज्यादा करते हो, है ना। Next question. Which step is not a part of organizing a lecture? व्याख्यान आयोजित करने का कौन सा चरण नहीं है? प्लानिंग द कंटेंट, विषय की योजना बनाना, ये तो है। यूजिंग सपोर्टिव एड्स, सहायक साधनों का प्रयोग, ये भी है। आस्किंग फॉर फीडबैक आफ्टर सेशन, सत्र के बाद प्रतिक्रिया लेना, ये भी है। गिविंग रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा लेना,
ठीक है। अब ये जो लिखित परीक्षा ले रहे हैं ये हमारे लेक्चर का पार्ट नहीं होता। क्या मैं आपका कोई रिटन टेस्ट ले रही हूँ? नहीं ना, मैं तो अपना लेक्चर ही दे रही हूँ। रिटन टेस्ट तो आपके इग्नू वाले ले रहे हैं। आगे चलते हैं। ग्रुप डिस्कशन हेल्प पार्टिसिपेंट्स टू, समूह चर्चा प्रतिभागियों की कैसे मदद करती है? क्लैरिफाई डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन इशू, किसी मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करना। क्लैरिफाई डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन इशू, किसी मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करना। जी हाँ, जब हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो एक टॉपिक लेके बैठ जाते हैं, उस पे सब अपनी अपनी टिप्पणियां देते हैं। जब आप सब अपनी अपनी टिप्पणियां देते हैं तो अलग अलग एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं उस इशू के। एक दूसरे के साथ कंपीट करना नहीं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, मैं तुझसे आगे हूं, मुझे तुझसे ज्यादा समझ है, नहीं, ये काम नहीं है। लिसन पैसिवली, निष्क्रिय रूप से सुनना, नहीं, ये भी नहीं है। पैसिवली लिसन हो ही नहीं रहा क्योंकि ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा में तो सब एक दूसरे से बातें करते हैं। वर्क इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से कार्य करना, व्यक्तिगत रूप से कार्य करना भी नहीं है, तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेन पर्पस ऑफ केस स्टडी इज टू, केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एंटरटेन द ऑडियंस, श्रोताओं को का मनोरंजन करना, नहीं। शेयर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने के लिए वास्तविक अनुभव साझा करना। ठीक है, कोई केस स्टडी हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे दिक्कत आई थी, कैसे उसने सॉर्ट किया, है ना। तो हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पढ़ते हैं या हमारे किसी की भी केस स्टडी हम बना रहे हैं तो उसकी सारी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लिखते हैं ताकि हम समझ पाए उसकी आउटकम से। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग, प्रभावी कहानी कहने का कौन सा चरण है? प्रभावी कहानी कहने का कौन सा चरण है? इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग का क्या स्टेप है? सिलेक्ट अ स्टोरी रेलिवेंट टू ऑडियंस, श्रोताओं से संबंधित कहानी चुने। ठीक है, अब अगर आपके बच्चे छोटे बच्चे हैं, प्री स्कूल वाले हैं, तो आप ऐसी कहानी चुनो जो कि बच्चों को पसंद आए, जिसके अंदर सुपरमैन, सुपरवुमेन हो, कार्टून्स हो, वो कहानी उन्हें समझ आएगी। ऐसे कोई मिस्ट्री की कहानी ले आए या कोई अजीब सी कहानी ले आए जो सिर्फ बड़े लोगों को समझ आती है, तो क्या बच्चे समझ पाएंगे उसे? नहीं समझ पाएंगे। तो सिलेक्ट अ स्टोरी रेलेवेंट टू ऑडियंस, श्रोताओं से संबंधित कहानी चुनो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी टेलिंग इफेक्टिव रहे। यूज डिफिकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अवॉइड एक्सप्रेशन, भावनाएं ना दिखाएं। अगर आप एक्सप्रेशन नहीं दे रहे ना आपकी स्टोरी टेलिंग में तो समझ लो आपकी स्टोरी टेलिंग बेकार है एकदम। एक्सप्रेशन तो सबसे जरूरी होते हैं। कीप आईज क्लोज्ड, आंखें बंद रखें। क्यों भाई, आंखें बंद रखने का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। With what is the main aim of communication strategies? संचार रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, मनोरंजन देना किसी का भी उद्देश्य नहीं है, पहली बात। टू कंट्रोल पीपल, लोगों को नियंत्रित करना। क्या मिलेगा लोगों को कंट्रोल करके? टू इनेबल एंड एम्पावर पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, लोगों को स्वयं सहायता करने के लिए सक्षम बनाना। मेन एम है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज का। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज का मेन एम क्या है? लोगों को स्वयं सहायता करने के लिए सक्षम बनाना। स्वयं सहायता करने के लिए कैसे सक्षम बनाओगे? आप ऐसी कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हो ताकि लोग अच्छे अच्छे मैसेज समझ पाए, सीख पाए और फिर उससे क्या कर पाए, मदद कर पाए अपनी ही। कि जैसे कोई इंसान है वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं डालता, आपने ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज यूज करी उसके माँ बाप को सिखाने के लिए कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, स्कूल नहीं जाएगा, तो आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, अपनी रोटी भी नहीं कमा सकता। लेकिन अगर वो स्कूल जाएगा, आज पढ़ेगा, कोई हुनर सीखेगा, तो कल को रोटी कमाने लायक हो जाएगा और एक बड़ा इंसान बन सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी का यूज कर रहे हो, किस तरीके से आप उसके माँ बाप को समझा रहे हो। तो इसके पीछे का हमारा मकसद क्या हुआ?
इसके पीछे का हमारा मकसद तो यही हुआ ना, टू इनेबल एंड एम्पावर पीपल टू देमसेल्व्स। इससे उसके माँ बाप स्वयं की सहायता करने के लिए सक्षम हो जाएंगे कि हाँ, किसी ने मुझे बताया है, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, मुझे अपने बच्चे को स्कूल में डालना चाहिए, तो मैं स्कूल में डालने जाऊंगा। ये कब इफेक्टिव होगा? जब आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में इतना दम होगा कि आप उसको कन्विंस कर पाओगे। आगे चलते हैं। What should be avoided by a community worker? सामुदायिक कार्यकर्ता को क्या नहीं करना चाहिए? Encouraging leadership, नेतृत्व को प्रोत्साहित करना, listening to people, लोगों की बात सुनना, showing bias और prejudice, पक्षपात या पूर्वग्रह दिखाना, या बिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास बनाना। देखो, जो हमारा वो है कम्युनिटी वर्कर है, उसको लीडरशिप को भी इनकरेज करना है, नेतृत्व को भी प्रोत्साहित करना है, ठीक है, ये तो ठीक है। पीपल, लोगों को भी सुनना है, ट्रस्ट भी बिल्ड करना है। लेकिन हमसे पूछा है अवॉइड, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया है पेपर में भी, जहां लिखा है नहीं, जहां लिखा है अवॉइड, जहां लिखा है नो, जहां लिखा है नोट, उन सबको अंडरलाइन कर लिया करो ताकि आपको पता रहे आपको गलत वाला बताना है। शोइंग बायस और प्रिजुडाइज, अब आपको पक्षपात नहीं करना। मैं किसी के लिए काम करने गई हूँ, मतलब कम्युनिटी में किसी की मदद करने गई हूँ, और मेरे माइंड में पहले ही चल रहा है ये तो है ही नालायक, इसको तो पढ़ा के भी हम क्या ही करेंगे, बेकार बच्चा है एकदम, है। मैं तो पहले से ही एक बायसनेस लेकर चल रही हूँ, एक प्रिजुडाइज लेकर चल रही हूँ कि ऐसे ये तो पढ़ने से रहा, इसको तो जितनी मतलब वो कर लो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर मैंने पहले ही अपने दिमाग में नेगेटिव चीजें फिट कर रखी होंगी तो मैं उसकी मदद कर ही नहीं पाऊंगी। मैं उसकी मदद कर ही नहीं पाऊंगी तो फिर क्या फायदा मुझे वो फील्ड में भेजने का। अवॉइडेड पूछा था, तो अवॉइड में आपको कहना है शोइंग बायस और प्रेजुडिस अवॉइड करना है। What is the key method in women to women strategy? महिला से महिला रणनीति की मुख्य विधि क्या है? आपने मेरी क्लासेस और देखी होंगी तो आपको पता होगा महिला टू महिला स्ट्रैटेजी ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है। हम एक मोहल्ले में जाते हैं और उस मोहल्ले में सबसे बातचीत करते हैं और ऐसी औरत को ढूंढते हैं जिसकी अंदर लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी हो, जो समझ भी पाए और लोगों को समझा भी पाए। ऐसी लेडीज को चुनते हैं, उन लेडीजों को हम अच्छे अच्छे मैसेज डिलीवर कराते हैं। क्या कि आप अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका टीकाकरण जरूर करवाओ, इम्यूनाइजेशन जरूर करवाओ, उनको स्कूल में जरूर भेजो, बैलेंस डाइट खाओ, खाना अच्छा खाओ। और फिर वो महिलाएं जब अपनी टोलियों में बैठती हैं, या फिर वो होते हैं ना, कहते हैं लड़कियां बैठ जाती हैं गॉसिप्स करने, वो महिला 10 लड़कियों को और वो मैसेज को डिलीवर करेगी कि हमें अपने बच्चों का टीकाकरण कराना चाहिए, हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, है ना। तो वुमेन टू वुमेन स्ट्रैटेजी इज लाइक, थोड़ी बहुत वुमेन्स को हमने मैसेज दिया और उन वुमेन्स ने वो अच्छा मैसेज आगे बढ़ा दिया, ठीक है। की मेथड क्या है? आर्ग्यूमेंट, बहस नहीं करनी, काउंसलिंग, परामर्श देना, बिल्कुल सही, काउंसलिंग करनी है, हमें समझाना है क्या दिक्कतें और उन दिक्कतों को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। पनिशमेंट, दंड देना नहीं, दंड भी नहीं देना। एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन करना नहीं। चलो जी, जैसे थी वुमेन टू वुमेन स्ट्रैटेजी, ऐसे आ गई चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी। चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो बेसिकली क्या होता है, मैं एज ए टीचर किसी बच्चे को कुछ सिखाऊंगी ना तो बच्चा इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है टीचर है, दिमाग खाती रहती है, बोलती रहती है ना। लेकिन वही उसको कोई दूसरा बच्चा या उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन उसको कुछ सिखाएगी ना तो उसको बड़ा मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि एक उनसे वो बच्चे से बच्चे वाला कनेक्शन होगा। अगर आप कहीं जाते हो, किसी शादी में, फंक्शन में, देखते हो छोटा बच्चा अपने आप वहां की शादी में जितने छोटे बच्चे हैं उनको ढूंढ लेते हैं, उनके साथ पकड़ के खेलना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चा बच्चे से कनेक्ट कर पाता है ना। तो अब आप अपने स्कूल में या कम्युनिटी में जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, मान लो 5th 6th क्लास के बच्चे हैं, आपने उनको अच्छी अच्छी हैबिट सिखानी है कि खाना खाने से पहले हैंड वॉश करो, बाहर जंक फूड ज्यादा मत खाओ, और उनको कहो कि आप इतने अच्छे बच्चे हो, आप अपने छोटे भाई बहनों को भी तो अच्छी सीख दो। फिर कल को वो अपने घर में जाके या छोटी क्लासेस में जाके वो मैसेज को बताएंगे कि कोई भी बच्चा खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएगा, हर बच्चा हाथ जरूर धोएगा, या और कोई चीज ऐसी होगी। तो ये स्ट्रैटेजी होगी, हमने पहले ऐसे बच्चे चुने जो कि हमें लगा
कि अच्छे हैं, समझदार हैं, आगे मैसेज को डिलीवर कर पाएंगे, और फिर बच्चों ने दूसरे बच्चों को गाइड करा। अगर मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाऊं, ये हूं मैं, यानी कि आपकी सिमरन मैम। मैंने ये 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, खुश हैं, देख लो स्माइलिंग फेस बना दिए क्योंकि अच्छे बच्चे हैं, है ना। इन बच्चों को 3 अच्छे से मैसेज बता दिए। अब ये हर बच्चा आगे 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों को मैसेज डिलीवर कर रहा है, हाथ धोने हैं, हाथ धोने हैं, मतलब अपने तरीके से किस हिसाब से वो कर रहा है। तो मेरे एक इंसान के थ्रू आगे देखो कितने बच्चों तक वो मैसेज पहुंच गया। तो ये चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी है, इसलिए मैंने इतने डिटेल में बताई है। चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिलता है, तो सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, कोई और भी आ सकता है, तो स्ट्रैटेजी मैंने समझा दी है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? बाल से बाल रणनीति की का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू मेक चिल्ड्रन compete, बच्चों को प्रतिस्पर्धा कराना कि एक दूसरे से ही compete कर रहे हैं, नहीं। टू इनकरेज चिल्ड्रन टू टीच एंड हेल्प ईच अदर, बच्चों को एक दूसरे को सिखाने और मदद करने के लिए प्रेरित करना। बच्चे एक दूसरे को सिखाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, बिल्कुल सही। ताकि बच्चे बिजी रहें, नहीं। ताकि हम बच्चों को पनिश कर पाए, नहीं। तो फिर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी स्ट्रैटेजीज? सामुदायिक रणनीतियां लागू करने का पहला कदम क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओपिनियन लीडर्स, मत नेताओं की पहचान करना। अगर मैं चाहती हूं कि मैं कम्युनिटी में कोई बड़ा मैसेज डिलीवर कर पाऊं जिसका लार्ज स्केल पे अच्छा रिजल्ट आए, तो सबसे पहले मुझे ऐसे बंदों की तलाश रहेगी जो कि अपना ओपिनियन को आगे बढ़ावा दे पाए, है ना, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओपिनियन लीडर्स फर्स्ट स्टेप रहता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन एड्स? निम्नलिखित में से कौन सा संचार सहायक का लाभ नहीं है? मेक कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग, संचार को रोचक बनाना, ये तो एडवांटेज है, कम्युनिकेशन एड से तो संचार रोचक बन जाता है। इंक्रीजेस रिसीवर्स पार्टिसिपेशन, प्राप्तकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाना, ये भी है ना। रिड्यूसेस टॉकिंग और कम्युनिकेशन, संवाद की बात कम करना, ठीक है, हाँ संवाद कम करना पड़ता है क्योंकि मेन चीजें हमने कम्युनिकेशन एड पे लिखी होती हैं, बिल्कुल सही। क्रिएट्स कंफ्यूजन, भ्रम उत्पन्न करना, नहीं भाई कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट करते, और इन्होंने हमसे ऊपर पूछा था नॉट, नहीं, तो नहीं में आ गया हमारा, भ्रम उत्पन्न नहीं करता, डी बिल्कुल सही है। विच इज एन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन गुड कम्युनिकेशन एड? एक अच्छे संचार साधन की आवश्यक विशेषता क्या है? अच्छे संचार साधन की आवश्यक विशेषता क्या है? कि वो कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड हो, जटिल और विस्तृत हो, नहीं। प्लीजिंग टू सेंसेस एंड एक्यूरेट, इंद्रियों को आनंदित करने वाला और सटीक हो, बिल्कुल सही। आंखों से मैं देखती हूँ, है ना, आईज एक मेरा सेंस ऑर्गन है, आंखों को प्लीज करे, मुझे देख के अच्छा लगे, सुन के अच्छा लगे, है ना, तो ये मेरी सेंसेस को प्लीज कर रहा है, और सटीक बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन हो, तो ये हमारा गुड कम्युनिकेशन एड होता है। 80 क्वेश्चन। What does ABC principle in aid preparation stand for? संचार सहायक तैयार करने में ABC सिद्धांत का क्या अर्थ है? A का मतलब है अट्रैक्टिव होना चाहिए, B का मतलब है ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, C का मतलब है क्लियर होना चाहिए। आकर्षक, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। अट्रैक्टिव हो कि देखने में अच्छा लगे, ब्रीफ हो, छोटा हो, संक्षिप्त हो, क्लियर हो, साफ हो, तो ABC अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट एड्स आर इजी टू अंडरस्टैंड? कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि साधन समझने में आसान हो? ठीक है, विच प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट एड्स आर इजी टू अंडरस्टैंड? पहला, क्लैरिटी, स्पष्टता, बिल्कुल सही, क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, नहीं भाई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ब्राइटनेस, बहुत ज्यादा भी चमक नहीं होनी चाहिए, लेंथ भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी, बेसिकली मेन मुद्दा है क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट हो, चाहे ब्राइटनेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, क्लियर जरूर होना चाहिए। आगे चलते हैं। What type of materials should be used to make communication aids?
What type of materials should be used to make communication aids? संचार सहायक बनाने में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करना चाहिए? संचार सहायक बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करना चाहिए जो कि एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेड हो, है ना, बहुत महंगी हो और बाहर से लाई गई हो? नहीं। लो कॉस्ट और लोकली अवेलेबल, सस्ती और स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जो सस्ती भी हो और स्थानीय रूप में उपलब्ध भी हो, लोकली अवेलेबल भी हो, वैसी टाइप ऑफ मटेरियल को हमें यूज करना चाहिए कम्युनिकेशन एड्स में। जटिल और कृत्रिम, आर्टिफिशियल और कॉम्प्लेक्स नहीं, फ्रेजाइल और रेयर, नाजुक और दुर्लभ नहीं, तो बस लो कॉस्ट और लोकली अवेलेबल होनी चाहिए। आगे चलते हैं। What should be done before presenting communication aids? संचार साधनों को प्रस्तुत करने से पहले क्या किया जाना चाहिए? Check all aids and rehearse presentation. सभी साधनों की जांच करें और प्रस्तुति का अभ्यास करें। बिल्कुल सही, सारे एड्स को चेक करो कि क्या सही है क्या नहीं, और एक बार अपनी प्रेजेंटेशन की रिहर्सल कर लो कि मैं बच्चों को ये बताऊंगी और ऐसे ऐसे बताऊंगी। चेक ऑल एड्स एंड रिहर्स प्रेजेंटेशन, सभी साधनों की जांच करें और प्रस्तुति का अभ्यास करें। स्टार्ट इमीडिएटली, तुरंत शुरू करें, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑडियंस को इग्नोर कर दें, नहीं। टॉपिक को सीक्रेट रखें, ऐसा भी कुछ नहीं है। चेक ऑल एड्स एंड रिहर्स प्रेजेंटेशन। Why is it important to talk to infants even before they can speak? यह क्यों आवश्यक है कि बच्चों से बात की जाए भले ही वो बोल नहीं सकते? ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों बात करें जबकि वो बोल भी नहीं सकते? इट हेल्प्स इन अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये प्रारंभिक बाल विकास में मदद करता है। इट हेल्प्स इन अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये प्रारंभिक भाषा विकास में मदद करता है। बिल्कुल सही, चाहे बच्चा अभी बोल नहीं सकता लेकिन सुन तो रहा है ना, बहुत सी चीजें उसके दिमाग में फिट तो कर जाएंगी ना, तो ये प्रारंभिक लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। ठीक है, अगर आप कोई भी सेशन के स्टूडेंट हो और कुछ हमसे सॉल्व मटेरियल लेना चाहते हो, बेस्ट सॉल्व मटेरियल जो कि मदद करेगा 90+ स्कोर करने में, तो ये डिटेल्स है, हमारा लेवल अप लर्निंग का ये कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, डिटेल्स आ जाएंगी। एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहो तो भी ये डिटेल्स हैं। 300 के तीनों सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी 300 के हैं, दोनों लोगे तो 550 में मिल जाएंगे। और ये हमारा YouTube चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। चलते हैं वापस से अपनी रिवीजन पे। क्वेश्चन नंबर 85, What is the most effective way to make health education meaningful for parents? माता पिता के लिए स्वास्थ्य शिक्षा को सार्थक बनाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सबसे प्रभावी तरीका क्या है? Using real life examples and demonstrations, वास्तविक उदाहरणों और प्रदर्शन का उपयोग करना। जी हाँ, बिल्कुल सही कि आप रियल लाइफ एग्जांपल्स को यूज करो और डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाओ ताकि हेल्थ एजुकेशन मीनिंगफुल हो जाए पेरेंट्स के लिए। यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, वास्तविक उदाहरणों और प्रदर्शन का उपयोग करना बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। What should an ECE worker emphasize to promote early learning? प्रारंभिक सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक ECE कार्यकर्ता को किस पर जोर देना चाहिए? Stimulation through play and interaction, खेल और संवाद के माध्यम से उत्तेजना। खेल और संवाद के माध्यम से उत्तेजना, Stimulation through play and interaction। ठीक है जी, आगे चलते हैं। What is the simplest definition of management? प्रबंधन की सबसे सरल परिभाषा क्या है? Getting work done through other, दूसरों से काम करवाना ही मैनेजमेंट कहलाती है, सबसे आसान है। आगे, What is the main objective of planning in management? प्रबंधन में योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, प्लानिंग का उद्देश्य क्या है मैनेजमेंट में? टू डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, भविष्य की कार्यवाही तय करना। बिल्कुल सही कि कल को मुझे क्या करना है, कैसे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, फ्यूचर के लिए हम कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं, भविष्य की कार्यवाही तय करते हैं, इसलिए प्लानिंग का ये रोल है।
आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग? प्रभावी योजना की एक विशेषता क्या है? प्रभावी योजना की विशेषता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। ठीक है, कि अगर हमें लग रहा है कि इस जगह पर हमें ये चेंज कर देना चाहिए तो हम वो चेंज कर पाए। हमारी प्लानिंग हमारी प्लानिंग के अंदर इतना लचीलापन होना चाहिए। Which two processes go हैंड इन मैनेजमेंट? प्रबंधन में कौन से दो प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। योजना और नियंत्रण साथ साथ ही चलता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आगे चलते हैं। व्हाट डज स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर टू? नियंत्रण का दायरा किसे दर्शाता है? नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू आवर सुपरवाइजर। पर्यवेक्षक को सीधा रिपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या। बिल्कुल सही। स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है कि सुपरवाइजर के अंदर कितने लोग हैं जो कि उसको डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएट्स अ गुड सुपरवाइजर? एक अच्छे पर्यवेक्षक को कौन सी विशेषता अलग करती है? गुड कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी, अच्छा संवाद और सहानुभूति, है ना। ये इसको एक अच्छा सुपरवाइजर बना देती है अगर अच्छे सुपरवाइजर के अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और एम्पैथी हो। अंडर विच एक्ट कैन अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन बी रजिस्टर्ड? कैसी स्वैच्छिक संगठन को किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा सकता है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है जी, है ना, ये आ गया। लर्न करने वाली बात है, लर्न कर लेना। विच गवर्नमेंट बॉडी मॉनिटर्स फंड्स गिवन टू वॉलेंटरी एजेंसीज? स्वैच्छिक संस्थाओं को दी जाने वाली धनराशि की निगरानी कौन करता है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड। आगे चलते हैं। When was the National Crèche Fund established? नेशनल क्रेच कोष कब स्थापित किया गया था? 1994, 1994। आगे चलते हैं। What is meant by recurring expenditure? आवृत्ति व्यय से क्या तात्पर्य है? Expenses incurred regularly, नियमित रूप से होने वाले खर्चे जो बार बार होते हैं। मान लो बिजली का बिल हर बार होगा ना, हर बार आएगा, हर महीने आएगा। रेकरिंग एक्सपेंडिचर जो खर्चे रेगुलर होते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड रेगुलरली। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ गवर्नमेंट एंड वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस शेयर इन क्रेच स्कीम होनोरेरियम? क्रेच योजना में वेतन के लिए सरकार और स्वैच्छिक संस्था का अनुपात क्या है? 90:10। सरकार का 90, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन का 10। आगे चलते हैं। What does the Contract Labor Act 1970 ensure for working women? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 क्या इंश्योर करता है वर्किंग वुमेन के लिए? डे केयर फैसिलिटीज फॉर देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए डे केयर सुविधा दी जाती है। Which is not one of the ICDS services? Which is not one of the ICDS services? इनमें से कौन सी ICDS की सर्विस नहीं है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, पूरक पोषण, ये तो है, तो इन्होंने नोट पूछा है, ये तो छोटा सा टिक लगा लो, ये तो है। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, ये भी है। वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर मेन, पुरुषों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये नहीं है। नहीं है तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऊपर हमसे नॉट पूछा है, नहीं पूछा है, तो गलत बताना है, गलत है। वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर वुमेन। हेल्थ चेकअप, स्वास्थ्य जांच, ये भी है, ये भी है, तो ये नहीं होगा आंसर। What type of training model is used in mobile crèches? मोबाइल क्रैच में किस प्रकार का प्रशिक्षण मॉडल अपनाया गया है? इंटर्नशिप मॉडल अपनाया गया है, याद कर लो। आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपकी DC3 की पूरी रिवीजन को कंप्लीट करेगा। What is the target group of mobile crèches? मोबाइल क्रैच का लक्षित समूह कौन है? ठीक है,
किसको मतलब किसके लिए बनाया गया? बेसिकली चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट एंड वर्किंग मदर्स, प्रवासी और कामकाजी माताओं के लिए ये मोबाइल क्रेचेस बनाया गया है। उनके लेबर ऑफ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास ही ये मोबाइल क्रेचेस ऑपरेट करते हैं। इसके साथ साथ आपकी DECE 3 की पूरी रिवीजन कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने DC3 के पूरे 20 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। 100 नंबर का पेपर आएगा आपका, 100 MCQ होंगे, 35 वाला पास होगा, विच मीन्स मिनिमम आपको 35 MCQ सही करके आने हैं। इस वीडियो को 2 बार देखकर जाना, आधे से ज्यादा तैयारी हो जाएगी। बाकी MCQ खरीदना चाहो तो ये डिटेल्स शो हो रही हैं, असाइनमेंट प्रोजेक्ट लेना चाहो तो ये डिटेल्स शो हो रही हैं। ये मेरा YouTube चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। इसको इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना ताकि अपडेट्स मिलते रहें। और जब पेपर देकर आओगे तो 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बना के हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे भेज देना, जिसमें बता देना आपका नाम क्या है और आप कौन से स्टेट से हो, ताकि कोई भी वैकेंसी आए तो मुझे पता रहे कौन सा बच्चा कहाँ का है, मैं उसे इन्फॉर्म कर सकूं। बहुत ही सच्चे दिल से वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। टॉपर्स बनकर आना, 90+ मार्क्स लेकर आना और अपने मार्कशीट की और ग्रेड कार्ड की पिक्चर्स हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पर भेज देना जब आएंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से अपना पेपर देकर आओ। थैंक यू।